नमस्कार। आज की वीडियो में समझते हैं हम मगध शासक के बारे में। मगध शासक कितना महत्वपूर्ण था उस समय और वो कितना शक्तिशाली था उसके बारे में जानते हैं। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर बिंबिसार, अजात शत्रु और उदयन तीनों मगध के प्रमुख शासक थे। इन तीनों ने मगध को बहुत ही शक्तिशाली बनाया और पाटलिपुत्र को इसकी राजधानी बनाया, जो पाटलिपुत्र बिहार में पड़ता है। तो इसके बारे में समझते हैं। हरियाणवी टीचर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में समझते हैं यहाँ पर मगध राज्य का उदय कब हुआ था उसके बारे में समझते हैं। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में समझेंगे। मगध के सबसे पुराने वहदर्थ रहे हैं उसके बारे में भी समझेंगे। जरासंध क्या वहदर्थ का पुत्र था, ये भी इसी में समझने का प्रयास करेंगे। इसकी राजधानी जो है वो गिरिव्रज रही है। मगध राज्य की राजधानी महाभारत से ली गई है। तो यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम हर्यक वंश 544 से ईस्वी से 492 ईस्वी, क्योंकि उल्टी गिनती थी वो फिर से मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर समझते हैं हर्यक वंश था जो 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक इसका राज रहा। और वो किस प्रकार से ये एक दूसरे की हत्या कर देते हैं और किस प्रकार से फिर ये आगे जा करके ये चलते हैं, जो भी ये राज्य होता है, शासक होता है इनका। तो सबसे पहले बिंबिसार की बात करते हैं। बिंबिसार 544 ईस्वी से 492 ईस्वी ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। इस समय इसकी आयु, जो बिंबिसार था, की आयु 15 वर्ष थी। वैसे इसका नाम श्रेणी के नाम से भी इसे जाना जाता था। और ये सब बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म का ही समकालीन इसका काल रहा है। जिस समय बौद्ध धर्म पूरे जोर शोरों पर भारत के अंदर था, उसी समय इसका राज रहा है, यानी कि ये इसका समकालीन था। और इसका जो वास्तुकार था, मतलब उन्होंने एक राजधानी का निर्माण किया था, राजगृह का। और जो राजगृह जिसने बनाई थी उसका वास्तुकार का नाम क्या था? उस वास्तुकार का नाम महागोविंद था। ठीक है, महागोविंद था। और वह प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। वह प्रथम, सबसे पहला, यानी कि प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। यानी साम्राज्यवादी का क्या था कि जो दूसरे देश हैं उनको अपने राज्य में मिला लेना। इस प्रकार साम्राज्यवादी, दूसरे देशों पर अधिकार करना, उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। अपने साम्राज्य का दूर तक विस्तार करना। तो इसने क्या किया था, समझने वाली बात है। बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को हराया युद्ध में, तथा उसके पुत्र अजात शत्रु को वहां नियुक्त कर दिया। यानी कि जो बिंबिसार, ब्रह्मदत्त को उसने हरा दिया और अजात शत्रु जो बिंबिसार का पुत्र था उसको यहाँ राजगृह का शासक नियुक्त कर दिया। ये आगे समझते हैं। जो बिंबिसार ने अपने चिकित्सक, यानी कि उसके समय में अभी डॉक्टर होते थे, उसको चिकित्सक कहते थे। एक चिकित्सक को अवंती भेजा। पांडु रोग से पीड़ित अवंती का शासक, जिसका नाम था परधोत। क्या नाम था? परधोत की बीमारी में सहायता की थी। कोई रोग था, पांडु रोग, उसमें परधोत की सहायता की थी, जो कि अवंती का शासक था उस समय में। तो जीवक जो था, जीवक किसका नाम था? चिकित्सक का नाम था। जीवक ने अपनी शिक्षा जो बौद्ध धर्म की थी वो तक्षशिला, जो कि तक्षशिला यहाँ पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर इसने अपनी शिक्षा दीक्षा बौद्ध धर्म के अनुसार ही ग्रहण की थी। इसके पुत्र अजात शत्रु ने 492 ईस्वी में अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। तो उस समय भी शासक के लिए पुत्र अपने पिता की हत्या कर दी थी उसने, सिर्फ शासक के लिए। ठीक, आगे समझते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर। अब ये तो बिंबिसार के बारे में हुआ। अब उसका पुत्र था अजात शत्रु, बिंबिसार का पुत्र। उसने शासक कब से कब तक किया? 492 से 461 ईस्वी तक। इसका नाम कुणिक था। जैसे प्यार से बोल देते हैं, तो इसका नाम अजात शत्रु का कुणिक था। क्या नाम था? कुणिक। अजात शत्रु 492 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा था। 492 ईस्वी में, यानी अपने पिता की हत्या करने के बाद ये राजगद्दी पर बैठ गया था 492 ईस्वी में। और इसने 461 ईस्वी तक फिर राज किया। उसके बारे में आगे
समझते हैं। गद्दी पर बैठा, इसने काशी पर भी अधिकार कर लिया। काशी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर भी अधिकार कर लिया। इसने अपने पिता की हत्या बुद्ध के चचेरे भाई के कहने पर की थी। यानी जो इसने हत्या की थी, लोग बीच में आग लगाने वाले बहुत होते हैं कि वो आगे बढ़ रहा है, तो इस प्रकार से जो बुद्ध का चचेरा भाई था उसने इसकी हत्या करवा दी। आगे समझते हैं। अजात शत्रु के मंत्री ने वज्जी संघ में फूट डाल दी और इस युद्ध में उसने रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे शस्त्रों का, ये शस्त्र थे लड़ाई करने के लिए, शस्त्रों का प्रयोग किया और लिच्छवी गणराज्य जो था उसको भी मगध में मिला लिया। यानी यहाँ पर जो मगध था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, मगध था जो वो सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि वो साम्राज्यवाद नीति का उन्हें बीड़ा उठाए हुए थे। दूसरे राज्य को जीत कर अपने राज्य में मिलान लेना, ये इसमें दर्शाया गया है। इसके बाद बात करते हैं। अजात शत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में करवाया था और अजात शत्रु की हत्या पुत्र उदयन ने 461 में कर दी। अब इसके भी पुत्र उदयन ने 461 में इसकी भी हत्या होगी। अब क्या था, अब उदयन की बारी आई। उदयन भी आगे शासक बना। तो उदयन ने ये तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में इन्होंने सब कुछ बताया। और उदयन जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन यानी जैन धर्म का अनुयायी था। इसने क्या किया, सोन एवं गंगा नदी के किनारे, यानी कि ये मैं बता देती हूँ, यहाँ से गंगा नदी ऐसे जाती है, ठीक है ना, और इधर से एक सोन नदी आती है। ठीक है, सोन नदी है। तो उस नदी के किनारे यानी उस नदी के संगम पर पाटलिपुत्र जो कि बिहार में है, यहाँ पर उसने क्या किया था, अपनी एक राजधानी बनाई जो आज पटना में है, बिहार के। इसके बाद क्या हुआ था, हर्यक वंश का अंतिम शासक, यानी जो ये हर्यक वंश था इसका अंतिम शासक कौन था, नागवंश था। फिर नागवंश का क्या करा, शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी। इस प्रकार से यह धर्म पितृ हंता रहा है, यानी कि पिताओं को मार मार करके ये आगे राजा बनते चले गए, इसमें ये दर्शाया गया है। अब थोड़ा सा यहाँ मैप के माध्यम से देख लेते हैं। जो बिंबिसार था उसका शासक ऐसे यहाँ तक इस तरह फैला हुआ था, और जो अजात शत्रु था उसका शासक यहाँ तक फैला हुआ था, और जो ये उदयन था, ये जो बांग्लादेश था पहले, ये भी तो भारत का हिस्सा हुआ करते थे, तो उसका शासक कुछ इस तरह से यहाँ तक ऐसे ये फैला हुआ था। तो इस प्रकार से मैप के माध्यम से मैंने ये आपको थोड़ा सा समझाया। तो कुछ और है यहाँ पर तथ्य बिंदु, उनको समझते हैं। जैसे कि शिशुनाग का वंश, फारस कौन कौन से भारत पर आक्रमण हुए शिशुनाग के बारे में, ठीक है, आगे समझते हैं। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईस्वी तक, इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईस्वी में की थी। कब, 412 ईस्वी में। इसने अवंती, उज्जैनी तथा वैशाली को जीत कर अपनी राजधानी बनाया। मतलब जो ये शिशुनाग था इसने क्या किया था, ये अवंती जो है ये आज के मध्य प्रदेश में पड़ता है, और इधर ये वैशाली है जो बिहार में पड़ती है। इन राज्यों को जीत करके, ठीक है ना, अपनी राजधानी बनाया था, यानी कि अपनी कैपिटल बना ली थी। किसने, शिशुनाग ने। आगे है कालाशोक। यह शिशुनाग का परवर्ती, मतलब उसके बाद का शासक था। इसने भी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र कहाँ, यहाँ बिहार के पटना, यहाँ बिहार में पड़ती है। और दूसरी बौद्ध संगति इसी के काल में हुई थी। नंदीवर्धन लास्ट राजा थे। जो दूसरी बौद्ध संगति थी, ठीक है ना, जो बौद्ध भिक्षुकों के बारे में मैंने आपको लेसन करवाया था और दूसरी बौद्ध संगति के बारे में बताया था, तो वो दूसरी बौद्ध संगति ये जो शासक थे कालाशोक के काल में हुई थी। ठीक है,
इसके काल में हुई थी। तो आगे समझते हैं नंद वंश। महापद्म नंद, यह मगध कहाँ था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। नंद वंश का मगध में नंद वंश का संस्थापक था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। ये तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। लेकिन जो नंद वंश था, ठीक है, वो महापद्मनंद जो था वो मगध का सबसे शक्तिशाली राजा था और वो जैन धर्म का संस्थापक था। दूसरा इसका नाम था वो भार्गव था। तो जो एक पुस्तक लिखी गई थी अष्टाध्यायी, मैंने पहले भी बताया था, अष्टाध्यायी पुस्तक जो पाणिनि द्वारा रचित थी, वो जो पुस्तक थी वो इसी नंद वंश यानी कि पद्मनंद के काल में लिखी गई थी। और इसी ने विशाल सेना के साथ कलिंग को जीता था। कलिंग राजा थे जो उसको जीता था और अपने साम्राज्य में उसे मिला लिया था। इसके बाद हम बात करते हैं धनानंद की। नंद वंश का अंतिम राजा था, बड़ा ही क्रूर अहंकारी राजा था, यानी शासक रहा है। इसकी गलत नीतियाँ थी, इसके अंदर बहुत सी गलत नीतियाँ थी। उन गलत नीतियों के कारण ही जो जनता थी उसमें बहुत ही असंतोष फैला, आक्रोश फैला और उसी की वजह से क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त कर दिया और मौर्य साम्राज्य की नींव उस समय में रख दी। जो आने वाला लेसन है वो मौर्य वंश पर ही होगा। आगे समझते हैं। घनानंद के शासन काल में ही 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर महान के बारे में आप सब जानते भी होंगे। इसके बाद कुछ और है सिकंदर के बारे में। सिकंदर और भारत का क्या मतलब महत्व रहा। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, वह मकदूनिया का राजा था। और सिकंदर के गुरु का नाम अगर बात करें तो अरस्तु था, जो 326 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदुकुश पर्वत को पार करता हुआ, सिंधु नदी को भी पार करता हुआ भारत में पहुंचा था। तो वो किस प्रकार से पहुंचा था, वो इधर से आया था, ठीक है ना, इधर से। तो हिंदुकुश पर्वत कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत है। और यहाँ पर जो ये सिंधु नदी है, इसी को पार करता हुआ वो भारत में आया था। इसके बाद क्या हुआ था, तो उसकी जो सेना थी सिकंदर की, यहाँ पर जो व्यास नदी थी जो को पार करने से उसने मना कर दिया था उनके शासकों ने। जो ये व्यास नदी है इसको पार करने से मना कर दिया था। 326 ईस्वी पूर्व में हाइडेस्पेजिस, ठीक है ना, किसे हाइडेस्पेजिस किसे कहते हैं, झेलम नदी को। हाइडेस्पेजिस यानी यहाँ से जो झेलम नदी है, यहाँ से, ठीक है ना, ये नदी इस प्रकार से आती है कि युद्ध के बाद पोरस को पराजित किया था, लेकिन सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य वापस लौटा दिया था। यानी वो जो सिकंदर थे वो राज्य को जीत तो गए थे इस नदी पर आकर के, लेकिन फिर उसने राज्य पोरस को वापस लौटा दिया था। पोरस ने भी हार नहीं मानी थी। वो बहुत ही शक्तिशाली था वैसे वो भी, लेकिन उसने उसके आगे घुटने नहीं टेके थे। तो इसके आगे समझते, सिकंदर का सेनापति था, उसका नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पर आकर, ये मैंने आपको बता दिया है, 325 ईस्वी में भारत से ये चला गया। सिकंदर जो था और 323 में
उल्टी गिनती थी। मैं पहले भी आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, उल्टी गिनती होती थी पहले। बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। और ऐसा भी बताया जाता है उस समय यूनान और भारत के संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में नंद वंश का शासक था। उसने भारत के 3 शहर भी बसाए थे। उन शहरों के नाम क्या क्या थे? नाम निकेया, अलेक्जेंड्रिया, पोलिस। ये शहर सिकंदर ने बसाए थे। इसके पश्चात क्या हुआ था? सिकंदर के समय 3 इतिहासकार भी भारत में आए। वो इतिहासकार कौन कौन से थे? नियाकर्स थे इतिहासकार, नियाकर्स। नंबर 2 सीक्रेट्स, यानी कि उसने भारत में आके 3 शहर बसाए। उसने 3 शहर बसाए थे। 3 शहर कौन से थे? निकेया, अलेक्जेंड्रिया, बुके फॉल्स। और 3 इतिहासकार भी उसके समय में भारत में आए थे। उनके नाम क्या थे? नियाकर्स था, आने सीक्रेट्स, आरेस्टे बोल्स। ये 3 इतिहासकार आए थे। 3 ये। फिर आगे कुछ और बातें समझते हैं। फारसियों ने भी भारत पर आक्रमण किया था। साइरस, उसने 558 ईस्वी से 530 ईस्वी साइरस इसने भारत पर अटैक किया था। तो वो कौन सा था? साइरस ओकेमेनोउ साम्राज्य का विजेता था। वह पहला ऐसा विजेता था जिसने भारत में प्रवेश किया। पहली बार भारत में इस विजेता ने प्रवेश किया। उसने क्या किया? इसने गांधार का क्षेत्र अपने साम्राज्य में मिलाया। तो गांधार कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान में पड़ता है। ये क्षेत्र उसने अपने राज्य में मिलाया। इसके बाद डारियस प्रथम, इसने 522 से 486 ईस्वी पूर्व अटैक किया। ठीक है। उसने 516 ईस्वी में डारियस ने उत्तर पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया। उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा है? ये इधर उत्तर पश्चिमी भाग, ये सारा इधर का जो है ये उत्तर पश्चिमी भाग है। ठीक है। तो आगे समझते हैं। इसके बाद पंजाब, सिंधु एवं सिंध क्षेत्रों पर भी कब्जा किया। अब पंजाब इधर भारत में भी है और पंजाब पाकिस्तान में भी है। इधर जो सिंध था, सिंधु नदी के आसपास का एरिया था, जो सिंधु नदी थी और सिंध था, वहाँ पर भी इसने आक्रमण किया। और उन राज्यों पर भी जो यहाँ पर थे उन पर भी कब्जा किया, क्योंकि ये पहला भारत और ये सब एक ही हुआ करते थे। तो इस प्रकार से विदेशियों ने हमेशा ही भारत पर अटैक करते रहे और वो हमेशा इसी रास्ते से, मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, इसी रास्ते से वो उस समय में भारत आते थे। तो यहाँ सबसे आगे बढ़ने का कारण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिंधु नदी तो रोक लेती थी, क्योंकि ये नदी पार करनी भी बहुत औखी थे। फिर भी जितने भी लोग थे वो नहीं आते थे और यहाँ भारत में आ ही जाते थे। इसके बाद बात करते हैं यूनानी आक्रमण की। सिकंदर ने भारत पर 327 से 325 पर शासन किया। घनानंद के शासन काल के दौरान मैसेडोनिया के सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया, यानी कि ये उत्तर पश्चिमी भारत है ना, ये इस पर आक्रमण किया था। इस प्रकार से इसने इस पर आक्रमण किया। तो आज की वीडियो कैसी लगी? जय हिंद।